जय हिंद साथियों। आज हम लोग स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देखेंगे जनवरी 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्पोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है विच स्पोर्ट इज दिव्य कीर्ति सिंह एसोसिएटेड विद। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है एथलेटिक्स, सेकेंड ऑप्शन है बैडमिंटन, थर्ड ऑप्शन है इक्वेस्ट्रियन और लास्ट ऑप्शन है शूटिंग। ठीक है, तो आपको बताना था दिव्य कीर्ति सिंह जो है किस खेल से एसोसिएटेड है, तो वो एसोसिएटेड है ऑप्शन सी इक्वेस्ट्रियन से। ठीक है, तो दिव्य कीर्ति सिंह जो है पहली इंडियन वुमेन बनी है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, किसमें, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में। ठीक है, ये घोड़े वाली जो खेल होता है, जो घोड़े वाला स्पोर्ट्स होता है, हॉर्स राइडिंग वाला, उसको इक्वेस्ट्रियन कहते हैं। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन कहते हैं उसको। तो दिव्य कीर्ति सिंह जो है उनको अर्जुन अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन से रिलेटेड है, इनका जो स्पोर्ट्स है वो है इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, और दिव्य कीर्ति सिंह कहाँ से आती है, ये राजस्थान से आती है। ठीक है, राजस्थान से आती है। ठीक है, याद रखिएगा दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, डी से नाम है दिव्य कीर्ति सिंह, डी के बाद आता है ई से होता है इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, ई से होता है इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसानी से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो दिव्य कीर्ति सिंह किससे एसोसिएटेड है, तो डी के बाद आता है ई से होता है इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, ई से होता है इक्वेस्ट्रियन, याद रखिएगा। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ से आती है, ये राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड भी दिया गया है, तो इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हो सकता है आपसे ऐसे ही पूछ ले कि दिव्य कीर्ति सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है, फिर आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं, अर्जुन अवार्ड मिला है, कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला है, या द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड मिला है, और ये किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो डी के बाद आता है जस्ट ई से इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट। ठीक है, ई से इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, ई से इक्वेस्ट्रियन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 150 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स। ठीक है, तो किस बॉलर ने 150 विकेट लेके एक इतिहास रचा है T20 इंटरनेशनल्स में। ठीक है, कौन वो ऐसे पहले बॉलर हो गए हैं जिन्होंने 150 विकेट हासिल किए हैं T20 इंटरनेशनल में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ट्रेंट बोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है केन विलियमसन, थर्ड ऑप्शन है टिम साउदी और लास्ट ऑप्शन है रॉस टेलर। ठीक है, तो किसने 150 विकेट लेके T20 इंटरनेशनल में एक अभूतपूर्व कारनामा रच दिया है, या एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टिम साउदी ने। ठीक है, टिम साउदी जो आते हैं वो न्यूजीलैंड से आते हैं, और इन्होंने ये जो अचीव किया है, ये फीट जो अचीव की है वो पाकिस्तान के खिलाफ की है। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ की है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कितनी विकेट हासिल कर लिए हैं, तो इन्होंने 150 विकेट हासिल कर लिए। ठीक है, इसमें देखिए 3-4 डायमेंशंस बन रहे हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बॉलर कौन है, तो बॉलर है टिम साउदी। ठीक है, टिम साउदी बॉलर है, किस देश से आते हैं, तो न्यूजीलैंड से आते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड से आते हैं, कितना विकेट लिया, ठीक है, यहाँ पे बॉलर हो गए, यहाँ पे बॉलर की नेशनैलिटी हो गई, कितना विकेट लिया है, तो 150 विकेट लिया है। ठीक है, 150 विकेट लिया है, और ये जो अचीवमेंट हुई है वो किस कंट्री के खिलाफ हुई है, किस मैच में हुई है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में की गई है। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच में 150 विकेट का कारनामा रचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला डायमेंशन है कि कौन सा बॉलर है, तो टिम साउदी है। कौन से देश से आते हैं ये, तो न्यूजीलैंड से आते हैं। कितने विकेट लिए हैं, 150 विकेट लिए हैं। ठीक है, और किसके खिलाफ लिया है, पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ ये विकेट लेके 150 विकेट लेने वाले पहले ऐसे T20 इंटरनेशनल बॉलर बने हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु रिसीव द अवार्ड फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी फॉर 2023 एट 12th एनुअल मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, तो राशिद अल मखतूम क्रिएटिव अवार्ड्स में किस हस्ती को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से नवाजा गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लायनल मेसी, सेकेंड ऑप्शन है जियानो इन्फेंटिनो, थर्ड ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लास्ट ऑप्शन है नेमार जूनियर। ठीक है, इन चारों में से किसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी फॉर 2023 का अवार्ड मिला है, कहाँ पे, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड्स में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गियानी
इन्फेंटिनो, ठीक है। तो जो गियानी इन्फेंटिनो है ये प्रेसिडेंट है किसके, फीफा के, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल के ये प्रेसिडेंट है, जिनको अवार्ड फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2023 से नवाजा गया है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, आना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर आ जाता है तो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का अवार्ड किसको मिला है, तो जियानी इन्फेंटिनो को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा मेसी में या रोनाल्डो में या नेमार जूनियर में या और कोई स्पोर्ट्स पर्सन में, ठीक है। ये जियानी इन्फेंटिनो को मिला है जो कि प्रेसिडेंट है फीफा के, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार सेरेमनी से रिलेटेड। तो आपको बताना है विच एंटिटीज रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स इज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार सेरेमनी, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन सेरेमनी जो हुई थी उसके अंतर्गत कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्नाइज किया गया है जो कि इंडियन स्पोर्ट्स, भारतीय खेल को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो वो कौन सी दो एंटिटीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार सेरेमनी में भारतीय खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, सेकंड ऑप्शन है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार सेरेमनी में दो अवार्ड दिए गए हैं, किसको किसको, जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को और ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को, ठीक है। तो किस किस कैटेगरी में दिए गए ये देख लेते हैं। तो जो जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को अवार्ड मिला है वो आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग और यंग टैलेंट को प्रोत्साहित करने के लिए, नए टैलेंट को, यंग टैलेंट को प्रोत्साहित करने के लिए जैन टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये बडिंग एथलीट्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड में किस चीज़ के लिए मिला है, तो ये इनका जो माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड है, इन्होंने अपना CSR का जो पैसा है वो खेल के प्रोत्साहन के लिए लगाया है, ठीक है। आप जानते हैं ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कोई कंपनी प्रॉफिट में होती है, मतलब कोई भी इंडियन कंपनी है जो शायद 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है या 1,000 करोड़ का टर्नओवर है जिसका पिछले 3 साल का, उसको 2% अपना प्रॉफिट का जो है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना होता है, ठीक है। सामाजिक कार्यों में, सामाजिक उत्थान कार्यों में लगाना होता है, ठीक है। तो ये जो CSR का पैसा है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड का, इन्होंने खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया था, जिसकी वजह से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार सेरेमनी में ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। जैन टीम टू बी यूनिवर्सिटी को किसके लिए मिला है, तो ये नर्चरिंग ऑफ बडिंग टैलेंट के लिए मिला है, और एनकरेजिंग सपोर्ट्स थ्रू CSR के लिए किसको मिला है, तो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को ये मिला है, ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। और ये जो मिला है इसकी सिलेक्शन कमेटी की जो चेयर थी वो थी श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, जो कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो सुजाता चतुर्वेदी गठित कमेटी में ये डिसाइड किया गया था कि जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी को अवार्ड दिया जाएगा फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग / यंग टैलेंट, और ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को दिया जाएगा किस चीज़ के लिए, एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू CSR, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आपको बताना है हु डिफीटेड इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी इन टाई ब्रेकर मैच टू सिक्योर 2023 फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस वुमेन्स टाइटल, ठीक है। तो वर्ल्ड रैपिड चेस वुमेन्स टाइटल का अवार्ड किसने जीता है, किसको हरा के, इंडिया की चेस ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी को हरा के, ठीक है। तो इंडियन जो चेस ग्रैंड मास्टर है कुनेरू हम्पी, वो किससे हार गई हैं वर्ल्ड रैपिड चेस वुमेन्स टाइटल में 2023 के। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है हु यिफान, सेकेंड ऑप्शन है जू वेंजून, थर्ड ऑप्शन है टैन जोंगोई, और लास्ट ऑप्शन है अनास्तासिया बोंडेनारुक, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है, आप बस ये देख लीजिए कि कुनेरू हम्पी किससे हार गई हैं वर्ल्ड रैपिड चेस वुमेन्स टाइटल में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनेस्थीसिया बॉर्डनेरुक, ठीक है। एनेस्थीसिया ऐसे देख लेते हैं, एनेस्थीसिया बॉर्डनेरुक, ठीक है। एनेस्थीसिया बॉर्डनेरुक जो है उन्होंने कुनेरू हम्पी को हरा दिया है वर्ल्ड रैपिड चेस वुमेन्स टाइटल जीतने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मेल की रैंक है, ये मेल सेगमेंट का है और ये फीमेल सेगमेंट का है, ठीक है। तो मेल सेगमेंट में कौन जीते हैं, मैग्नस कार्लसन साहब जीते हैं, ठीक है। किसको हराया है, व्लादिमीर फेदोसीव को, ठीक है। ये रशिया के हैं और ये नॉर्वे के हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुनेरू हम्पी जो है रनर अप रही हैं, ठीक है, सिल्वर मेडल इनको मिला है। और किससे हारी है, तो एनेस्थीसिया से हारी है, ठीक है, एनेस्थीसिया से हारी है। एनेस्थीसिया कौन है, एनेस्थीसिया, ठीक है, एनेस्थीसिया बॉर्डनेरुक, ठीक है, ध्यान दीजिए, कुनेरू हम्पी किससे हारी है, तो एनेस्थीसिया से हारी है, ठीक है। कौन हारी है, तो याद रखिएगा कौन हारी है, तो एनेस्थीसिया हारी है, ठीक है। कौन से याद रखेंगे, कुनेरू हम्पी किससे हारी है, एनेस्थीसिया से हारी है, ठीक है। कौन हारी है, तो एनेस्थीसिया वाली हारी है, ठीक है। एनेस्थीसिया ने वैसे तो हराया है, ठीक है, लेकिन इसको याद करने के लिए हम लोग याद रखेंगे कौन हारी है, तो एनेस्थीसिया, ठीक है। एनेस्थीसिया से याद रखेंगे, जो हराई हैं कुनेरू हम्पी को वर्ल्ड रैपिड चेस विमेंस टाइटल में 2023 के, वो है एनेस्थीसिया बॉर्डनेरुक, जो कि रशिया से आती है, ठीक है। ये यहाँ पे इनकी नेशनैलिटी नहीं लिखा है, ठीक है, ये रशिया से आती है, ठीक है, रशिया से आती है, ठीक है साथियों। और यहाँ पे जो उनके मेल सेगमेंट है उसमें कौन जीता है, तो उसमें मैग्नस कार्लसन ने अवार्ड जीता है, या ये चेस टाइटल, चेस मेंस टाइटल जीता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे करंट अफेयर की ओर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच स्पोर्ट इज अनाहत सिंह एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो अनाहत सिंह किस स्पोर्ट से, किस खेल से संबंधित हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। अनाहत सिंह, ठीक है, अनाहत सिंह। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बैडमिंटन से संबंधित है, सेकंड ऑप्शन है स्क्वॉश से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन है टेनिस से संबंधित है, और लास्ट ऑप्शन है टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्क्वॉश, ठीक है। तो अनाहत सिंह ने अभी क्या जीता है, अभी अंडर 19 की कैटेगरी में उन्होंने जो है जीत हासिल की है, कहाँ पे, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश में, एडिनबर्ग में, ठीक है। एडिनबर्ग में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश में अनाहत सिंह ने जो है सफलता हासिल की है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में, तो अंडर 19 कैटेगरी में, याद रखिएगा अंडर 19 कैटेगरी में, ठीक है। तो याद रखिएगा स्क्वॉश खेलेंगे ना, स्क्वॉश खेलेंगे हैट पहन के, ठीक है, स्क्वॉश खेलेंगे हैट पहन के, ठीक है। बाकी सब कैप पहन के खेलेंगे, लेकिन स्क्वॉश जब खेलेंगे तो वो क्या करेंगे, हैट पहन के खेलेंगे, ठीक है, हैट पहन के खेलेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं याद होगा तो याद रखिएगा स्क्वायर हैट, ठीक है, स्क्वायर हैट, स्क्वायर हैट, ठीक है। स्क्वायर से क्या है, स्क्वॉश, और हैट से क्या है, अनाहैट, ठीक है, अनाहट, ठीक है। इनके लास्ट में देखिए हैट, ठीक है, इनके लास्ट में नाम में हैट है, ठीक है, तो याद रखिएगा हैट है, ठीक है। तो स्क्वायर हैट, ठीक है, स्क्वायर हैट, ठीक है, स्क्वायर हैट, स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है स्क्वॉश, और हैट क्या है, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो है स्क्वॉश से संबंधित है, स्क्वॉश स्पोर्ट से संबंधित है, और उन्होंने जो है जीत हासिल की है अंडर 19 कैटेगरी में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश में, जो कि एडिनबर्ग में हुआ था, जो कि एडिनबर्ग में हुआ था, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु रिसेंटली ब्रोक द 5 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बार्सिलोना इवेंट, ठीक है। तो अभी हाल ही में 5 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने तोड़ा है बार्सिलोना इवेंट में, आपको ये बताना है, ठीक है। हु रिसेंटली ब्रोक 5 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बार्सिलोना इवेंट। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है बीट्रीस चेबे, सेकेंड ऑप्शन है इल्यूड किपचोगे, थर्ड ऑप्शन है उसेन बोल्ट, और लास्ट ऑप्शन है मो फैरा, ठीक है। इन चारों में से किसने 5 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया है बार्सिलोना इवेंट में। तो साथियों आपको जान के ये खुशी होगी कि ये जो कारनामा किया है ये ऑप्शन ए बीट्रिस शेवे ने किया है, ठीक है। ये केनिया से आती हैं, ठीक है, केनिया से आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, 5 किलोमीटर मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा है, कहाँ पे, बार्सिलोना में, ठीक है। कहाँ पे तोड़ा है, तो बार्सिलोना में तोड़ा है। किसने तोड़ा है, केनिया की बीट्रिस शेवे ने, ठीक है, केनिया की बीट्रिस शेवे ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, किसका, 5 किलोमीटर मैराथन का बार्सिलोना में, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने तोड़ा है, जो भी राइस खा के दौड़ेगा, ठीक है, राइस चबा के जो दौड़ेगा वही 5 किलोमीटर दौड़ पाएगा, ठीक है। राइस से याद रखेंगे बीट राइस, ठीक है, देखिए बीट राइस चेबे, ठीक है, चबा के याद रखिएगा, ठीक है, चेबे से चबा के याद रखिएगा, ठीक है। तो जो राइस चबाएगा वो 5 किलोमीटर दौड़ जाएगा, ठीक है, वो 5 किलोमीटर दौड़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बीट राइस चेबे जो है, बीट राइस चेबे जो है 5 किलोमीटर का रिकॉर्ड तोड़ी है, ठीक है। और बी से बीट राइस, और बी से ही बार्सिलोना, ठीक है। तो ये अवार्ड का इवेंट, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पे टूटा है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है बार्सिलोना में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि 5 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे टूटा है, ये ध्यान दीजिएगा, हम ट्रिक बता रहे हैं। तो जो भी राइस चबाएगा, राइस से याद रखेंगे बीट राइस और चबाएगा याद रखेंगे चेबे, ठीक है। तो बीट राइस चेबे याद रखेंगे, ठीक है। तो जो भी राइस चबाएगा वो 5 किलोमीटर रिकॉर्ड तोड़ेगा, ठीक है। जो भी राइस चबाएगा क्या है, बीट राइस चेबे, ठीक है, बीट राइस चेबे वो तोड़ेगा, ठीक है। अब बी से बीट राइस नाम है और बी से ही बार्सिलोना है, ठीक है।
तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा गया है ये बार्सिलोना इवेंट में तोड़ा गया है, ठीक है। ये जो मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा गया है ये कहाँ तोड़ा गया है, ये बार्सिलोना में तोड़ा गया है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इनकी नेशनैलिटी क्या है, तो ये कीनिया से आती है, ठीक है। ये कहाँ से आती हैं, ये कीनिया से आती हैं, ध्यान दीजिएगा कीनिया से ये आती हैं, ठीक है। कौन, बीट्राइस चेबे, ठीक है। कौन, जो राइस चबा रही हैं वो 5 किलोमीटर दौड़ जाएंगी, ठीक है। कहाँ पे, बार्सिलोना में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। आपको बताना है यूरोपियन यूनियन की वो कौन सी पहली कंट्री है जो कि डिजिटल शेंजन वीजास इंट्रोड्यूस करेगी फॉर 2024 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स, ठीक है। तो कौन सी यूरोपियन यूनियन की कंट्री जो है डिजिटल शेंजन वीजास इंट्रोड्यूस करेगी 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जर्मनी, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है इटली और लास्ट ऑप्शन है स्पेन, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि 2024 का ओलंपिक और पैरालंपिक्स गेम्स कहाँ होंगे तो आप बहुत आसानी से बता लेंगे कि इसका सही आंसर है फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस ऐसी पहली कंट्री बनी है, पहली ऐसी यूरोपियन यूनियन की मेंबर बनी है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल शेंजन वीज़ास लॉन्च करेगी 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाएगा, ओलंपिक कंसुलेट को भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ओलंपिक कंसुलेट को लॉन्च किया जाएगा जो कि पूरा फ्रांस वीज़ा पोर्टल को ऑपरेट करेगा, जिसकी वजह से डिजिटल शेंजन वीज़ास को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल शेंजन वीज़ास कौन प्रोवाइड करेगा, तो फ्रांस प्रोवाइड करेगा। ध्यान दीजिएगा, कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रांस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फ्रांस प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2024 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स को जो होस्ट करेगा वो फ्रांस होस्ट करेगा, ठीक है। फ्रांस होस्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, कौन होस्ट करेगा, तो फ्रांस होस्ट करेगा, इसलिए पूरी डिजिटल शेंजन वीज़ास जो इंट्रोड्यूस करेगा वो ही फ्रांस भी करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और ओलंपिक के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। यहाँ ओलंपिक के बारे में कुछ बातें हैं, देखिए ये कब, इवेंट का क्या नाम है, ओलंपिक गेम्स नाम है, ठीक है। कब आया था ये, तो 1776 BC में आया था, ठीक है। आपको ये डेट नहीं याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि मॉडर्न ओलंपिक्स जो है 1896 में आया था, ठीक है। मॉडर्न ओलंपिक्स जो है 1896 में आया था। और पहला ओलंपिक्स कहाँ खेला गया था, तो एथेंस में होस्ट किया गया था, ठीक है। एथेंस, ठीक है, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में होस्ट किया गया था, ठीक है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस में ये होस्ट किया गया था पहला मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में, ठीक है। होस्ट सिटीज़ अपने आप में रोटेट करती रहती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन सी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ठीक है। ओलंपिक का मोटो क्या है, सिटीएस एलटीएस फोर्टियस, ठीक है। सिटीएस एलटीएस फोर्टियस याद रखिएगा, सिटीएस एलटीएस फोर्टियस, ठीक है। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। यहाँ फ्लैग में इनके क्या है, इनके फ्लैग में ऐसे 5 रिंग होती है ना, आप देखे होंगे इनके फ्लैग में ऐसे 5 रिंग होती है, तो ये रिप्रेजेंट करती हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है। 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं ओलंपिक रिंग्स, ठीक है। कौन कौन से कलर की होती हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ठीक है। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ठीक है। कलर्स भी याद रखिएगा, कई बार कन्फ्यूजन में आपसे कलर्स पूछ सकते हैं और आप प्रोबेबल चांसेस हैं कि गलत करके आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ठीक है। और 5 रिंग्स जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टैटिक पार्ट देख लिया पूरा ओलंपिक्स का। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन होस्ट रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग समर देखेंगे, फिर हम लोग विंटर देखेंगे, ठीक है। तो समर ओलंपिक्स 2016 में कहाँ हुआ था, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। फिर 2020 में समर ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। अब कहाँ हो रहा है 2024, तो अब हो रहा है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। ये हम लोग ने समर ओलंपिक्स की बात कर ली। आप बताइएगा 2028 का समर ओलंपिक्स कहाँ खेला जाएगा, ठीक है। 2028 और 2032 का, ठीक है। 2032 शायद ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, ठीक है। 2028 का भी डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। 2028 का ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2028 का ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स देख लेते हैं। तो विंटर ओलंपिक्स 2018 का प्योंगचांग साउथ कोरिया में होस्ट किया गया था। 2022 का बीजिंग चाइना में होस्ट किया गया था, ठीक है। आपको याद होगा बीजिंग चाइना में होस्ट किया गया था, ठीक है। और 2026 विंटर ओलंपिक्स जो होंगे वो इटली में होस्ट किए जाएंगे, ठीक है। इटली में होस्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी टाइमलाइन याद रखिएगा कि कब कौन कहाँ पे कौन कौन होस्ट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2016, ठीक है। एटलीस्ट आपको इमीडिएट
तो याद ही रखना है कि 2022 में विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, बीजिंग चाइना में हुए थे, और 2020 में समर ओलंपिक्स हुए थे कहाँ पे, जापान में हुए थे। ठीक है, ये तो डेफिनेटली ही याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि 2024 में जो समर ओलंपिक्स है वो पेरिस फ्रांस में होंगे, जो इस साल हो रहे हैं, इसीलिए जो है डिजिटल शेंजन वीज़ाज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, और 2026 में कहाँ खेला जाएगा, तो 2026 में इटली में खेला जाएगा, जो कि विंटर ओलंपिक्स होंगे। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स होंगे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पूरी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अमन सहरावत इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ठीक है, तो आपको बताना है अमन सहरावत जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, किस खेल से वो जुड़े हुए हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्रिकेट, सेकेंड ऑप्शन है बैडमिंटन, थर्ड ऑप्शन है एथलेटिक्स, और लास्ट ऑप्शन है रेसलिंग। ठीक है, तो इन चारों में से किस गेम से, किस खेल से जो है अमन सहरावत जो है एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेसलिंग। ठीक है, तो अभी क्या किया गया है कि अमन सहरावत ने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है 57 कैटेगरी में। कहाँ पे जीता गया है ये, तो अमन सहरावत ने जीता है ज़ाग्रेब ओपन 2024। ठीक है, ज़ाग्रेब ओपन 2024 में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, 57 किलोग्राम कैटेगरी की रेसलिंग कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड हासिल किया है। ठीक है, किसको हराया है, तो चाइना के जूम वनहाउ को हराया है 10-0 से। बाप रे गजब। ठीक है, चाइना के जून वनहाउ को हराया है 10-0 से। ठीक है, तो अभी इनको इसीलिए गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। ठीक है, और अमन सहरावत किससे रिलेटेड है, तो अमन सहरावत रेसलिंग से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, अमन सहरावत जो है वो रेसलिंग से रिलेटेड है, जिनको गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए 3-4 डायमेंशन है, हम लोग देख लेते हैं। तो अमन सहरावत सबसे पहले ये है कि ये किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, ये रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, फिर क्या किया है इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक, गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, गोल्ड मेडल हासिल किया है कौन सी कैटेगरी में, 57 किलोग्राम वाली कैटेगरी में। ठीक है, 57 किलोग्राम वाली कैटेगरी में। ठीक है, किसको हराया है, तो चाइना के जॉन वनहाउ को हराया है। ठीक है, चाइना के जॉन वनहाउ को हराया है। ठीक है, कहाँ पे, तो ज़ाग्रेब ओपन 2024 में। ठीक है, ज़ाग्रेब ओपन 2024 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अमन सहरावत किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है, तो अमन सहरावत जो है रेसलिंग से एसोसिएटेड है, और उनकी जो कैटेगरी है वो 57 किलोग्राम वाली कैटेगरी है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा कि वो कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं। एक बार किसी एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कोई रेसलर थे, उनकी कैटेगरी पूछ ली गई थी कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, किस कैटेगरी में वो रेसल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा अमन सहरावत साहब जो हैं वो 57 किलोग्राम कैटेगरी में जो है अपनी फाइट देखते हैं या अपनी फाइट करते हैं। ठीक है, अपना रेसल करते हैं। ठीक है, इन्होंने चाइना के जॉन वनहाउ को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है ज़ाग्रेब ओपन में। ठीक है, तो याद रखिएगा सहरावत जो साहब हैं वो रेसलिंग से रिलेटेड है, अमन सहरावत साहब। ठीक है, 57 किलोग्राम वाली कैटेगरी में वो रेसल करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज द 9th एशियन विंटर गेम सेट टू बी होस्टेड। ठीक है, तो एशियन विंटर गेम्स को, 9th एशियन विंटर गेम्स को कौन होस्ट करेगा, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, आपको ये बताना है। ठीक है, 9th एशियन विंटर गेम्स को। ठीक है, 9th एशियन विंटर गेम्स। ठीक है, यहाँ पे एडिशन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, गेम का नाम दिया हुआ है एशियन विंटर गेम्स। ठीक है, तो आपको बताना है 9th एशियन विंटर गेम्स कौन सी सिटी होस्ट करेगी। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सोल साउथ कोरिया, सेकेंड ऑप्शन है बीजिंग चाइना, थर्ड ऑप्शन है सप्पोरो जापान, और लास्ट ऑप्शन है हेलियोंगयांग चाइना। ठीक है, तो आपको बताना है 9th एशियन विंटर गेम्स कहाँ पे होस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है 9th एशियन विंटर गेम्स जो है होस्ट किए जाएंगे ऑप्शन डी, हेलियोंगजियांग चाइना में। ठीक, हेलियोंगजियांग चाइना में जो है होस्ट किया जाएगा क्या चीज़, 9th एशियन विंटर गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे टेबलर फॉर्म में कर दिया गया है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें जो है आपको खटाखट रिवाइज करनी है, खटाखट याद कर लेना है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या बात हुई है, इवेंट की बात हुई है। तो इवेंट कौन सा है, 9th एशियन विंटर गेम्स है। ठीक है, याद रखिएगा एडिशन याद रखिएगा 9th है। ठीक है, एशियन विंटर गेम्स का 9th एडिशन हो रहा है। ठीक है, होस्ट सिटी कौन सी है, तो होस्ट सिटी है हार्बिन चाइना, और प्रोविंस कौन सी है, हेलियोंगजांग चाइना। ठीक है, तो हार्बिन चाइना या हेलियोंगजांग चाइना अगर आपके ऑप्शंस में होगा तो दोनों ही सही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑफिशियल स्लोगन इसका क्या है, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। ठीक है, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। ठीक है,
ये ऑफिशियल स्लोगन है किसका, 9th एशियन विंटर गेम्स का, ठीक है, 9th एशियन विंटर गेम्स का, ठीक है। कहाँ पे हो रही है, तो हेलियोंगजोंग चाइना में हो रही है, जिसका ऑफिशियल स्लोगन जो है वो है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ठीक है। इसके मैस्कट्स क्या क्या हैं, तो बिनबिन और निन्नी, ठीक है, बिनबिन और निन्नी, ठीक है, बिनबिन और निन्नी। ये क्या है, ये साइबेरियन टाइगर कब्स हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये जो मैस्कट है 9th एशियन विंटर गेम्स की, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दे देंगे टाइगर, लेपर्ड, लायन, जिराफ, कुछ करके कुछ भी दे देंगे। तो आपको याद रखना है जो भी मैस्कट है 9th एशियन विंटर गेम्स का, बिनबिन और निनी, वो क्या है, वो साइबेरियन टाइगर कब्स है, ठीक है, वो साइबेरियन टाइगर है, ठीक है, साइबेरियन टाइगर कब्स है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, ऑफिशियल एम्बलम आ गया है, ठीक है। तो ऑफिशियल एम्बलम है वो ब्रेक थ्रू है, ठीक है। ऑफिशियल एम्बलम जो होगा वो ब्रेक थ्रू के नाम से होगा, ठीक है, याद रखिएगा ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली। इवेंट कौन सा है, 9th एशियन विंटर गेम्स है, कहाँ पे हो रहा है, हार्बिन हेलियोंगजियांग चाइना। ऑफिशियल स्लोगन क्या है, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। मैस्कॉट कौन सा है, बिनबिन और निनी, बिनबिन और निनी, ठीक है। ये क्या है, ये साइबेरियन टाइगर कब्स हैं, ठीक है, टाइगर कब्स हैं। और ऑफिशियल एम्बलम क्या है, वो ब्रेक थ्रू है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच सिटी होस्टेड द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024, ठीक है। तो आपको बताना है किस सिटी ने होस्ट किया था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप्स 2024, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है पेरिस ने, सेकंड ऑप्शन है टोक्यो ने, थर्ड ऑप्शन है जकार्ता ने, और लास्ट ऑप्शन है इंडिया ने, ठीक है। तो किसने होस्ट किया था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जकार्ता, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों है या क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में क्या हुआ है, रिदम सांगवान है, उन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल करके अगले साल होने वाले इसी साल होने वाले पेरिस ओलंपिक में अपना जो है स्थान हासिल कर लिया है, ठीक है। किसने, रिदम सांगवान ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रिदम सांगवान ने क्या जीता है, तो रिदम सांगवान ने ब्रोंज मेडल जीता है 25 मीटर पिस्टल इवेंट में, ठीक है। यहाँ पे आप देखते जाइएगा क्या क्या डायमेंशन हो रहे हैं। सबसे पहले एशियन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता है, रिदम सांगवान ने जीता है, ठीक है, रिदम सांगवान ने जीता है। कौन सा प्राइज जीता है, कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है, ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। कौन से इवेंट में, 25 मीटर पिस्टल इवेंट में, 25 मीटर पिस्टल इवेंट में, ठीक है। जिससे क्या हुआ है, जिससे इनकी सीट बुक हो गई है। अब ये पेरिस में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, ओलंपिक्स 2024 पेरिस में, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी, ठीक है, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी। कौन, रिदम सांगवान, ठीक है, रिदम सांगवान, याद रखिएगा रिदम सांगवान, ठीक है। क्या मिला है इनको एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में, तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो इंडोनेशिया जकार्ता में हुई थी, जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी, वहाँ पे उनको ब्रोंज मेडल मिला है। किस इवेंट में, तो 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। जिससे क्या हुआ है, जिससे जो है उनको एक सीट बुक मिल गई, एक सीट बुक हो गई है उनकी, उनको प्लेस मिल गई है कि वो अपकमिंग पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। और ये जो है इंडिया का 16th शूटिंग कोटा है, ठीक है। इससे पहले 15 लोग को ऑलरेडी कोटा मिल चुका है, ऑलरेडी उनकी सीट बुक हो चुकी है, ऑलरेडी वो पार्टिसिपेट करेंगे पेरिस 2024 ओलंपिक्स में, ठीक है। जिससे ये रिकॉर्ड टूटा है। इससे पहले जो है टोक्यो 2020 गेम्स में क्या हुआ था, 15 शूटिंग के जो है पार्टिसिपेंट्स गए थे, ठीक है। तो ये इंडिया का 16th शूटिंग कोटा है, किसका, रिदम सांगवान का। कौन सा प्राइज मिला है, कौन सा मेडल मिला है इनको, तो ब्रोंज मेडल मिला है। कहाँ पे, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। कौन से इवेंट में, तो 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। जिससे क्या हुआ है, जिससे इनको पेरिस 2024 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का डायरेक्ट मौका मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले कौन है, रिदम सांगवान है। किस फील्ड से एसोसिएटेड है, तो ये शूटिंग से एसोसिएटेड है। 25 मीटर पिस्टल इनकी जो है कैटेगरी है, 25 मीटर पिस्टल शूटिंग, ठीक है। और ये क्या की है, ये ब्रोंज मेडल जीत के एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पेरिस 2024 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है साथियों। आशा करते हैं यहाँ पे सारे डायमेंशन आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वेयर इज एडिडास प्लानिंग टू सेटअप इट्स फर्स्ट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इन एशिया आउटसाइड ऑफ चाइना। तो एडिडास अपना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश करेगा, एशिया में, चाइना के बाहर, ठीक है। अभी तक इनका जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर था वो चाइना में था, पर इसके बाद से जो पहला, चाइना के बाहर जो पहला सेंटर खोला जाएगा वो कहाँ पे खोला जाएगा, आपको बताना है एशिया में, ठीक है। वैसे तो बहुत ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है, पर एशिया में चाइना के बाद ये पहला ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है
है जो कि खोला जाएगा। तो आपको बताना है कहाँ पे खोला जाएगा। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मुंबई इंडिया में खोला जाएगा, सेकंड ऑप्शन है बेंगलुरु इंडिया में खोला जाएगा, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई इंडिया में खोला जाएगा, और लास्ट ऑप्शन है सिंगापुर में खोला जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोला जाएगा एडिडास का। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में एडिडास का जो है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, आउटसाइड ऑफ चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया। ठीक है, तो एडिडास का जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोला जाएगा वो कहाँ पे खोला जाएगा, वो तमिलनाडु चेन्नई में खोला जाएगा। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में खोला जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आदि को चैन नहीं है। ठीक है, आदि को चैन नहीं है। ठीक है, आदि को चैन नहीं है। ठीक है, चैन नहीं है, चैन नहीं है। ठीक है, चैन नहीं, चैन नहीं है। ठीक है, चैन नहीं है, चैन नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चैन नहीं। ठीक है, चैन नहीं, किसको, आदि को, आदि से आदिदास। ठीक है, आदि से आदिदास। ठीक है, आदि से आदिदास। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा ट्रिक से कि आदि को चैन नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आदि को चैन नहीं पड़ रहा है, इसलिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोल रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे चैन नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे चेन्नई। ठीक है, चेन्नई इंडिया में। ठीक है, और कहाँ पे पहला था, तो पहला चेन्नई में था, उसके बाद से अब यहाँ कहाँ है, चेन्नई में। ठीक है, वैसे आप याद रख सकते हैं यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। ठीक है, तो ये भी एक हैक हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि इससे पहले कहाँ थी, तो याद रखिएगा इससे पहले वो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो है चाइना में थी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, फिर से अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है हु इज़ द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कौन बने हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, सीईओ की बात हो रही है, हेड की बात नहीं हो रही है, सीईओ की बात हो रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहाँ के, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। तो आपको ये बताना था। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है रघुराम अय्यर, सेकंड ऑप्शन है राजेश गुप्ता, थर्ड ऑप्शन है नेहा कपूर, और लास्ट ऑप्शन है अंजलि शर्मा। ठीक है, इन चारों में से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ कौन बने हैं। ठीक है, ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ कौन बने हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, कौन ओलंपिक एसोसिएशन के क्या बने हैं, सीईओ बने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रघुराम अय्यर साहब। ठीक है, ऑप्शन ए क्या था, रघुराम अय्यर साहब। ठीक है, रघुराम अय्यर साहब। ठीक है, तो रघुराम अय्यर जो है अपॉइंट हुए हैं सीईओ एस ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, सीईओ बने हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। इससे पहले जो कल्याण चौबे साहब हैं, कल्याण चौबे साहब है जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो इसका जो है कार्यवाहन निर्वहन कर रहे थे। ठीक है, फंक्शन इसका कौन निभा रहा था, तो कल्याण चौबे इसको मतलब कैरी आउट कर रहे थे, जो भी फंक्शन रिलेटेड टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन थे। ठीक है, कल्याण चौबे साहब। ठीक है, अब कौन हो गए हैं, तो अब हो गए हैं फुल टाइम अपॉइंटेड हो गए हैं सीईओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के रघुराम अय्यर। ठीक है, रघुराम अय्यर याद रखिएगा, रघुराम रैयर। ठीक है, रघुराम अय्यर। ठीक है, रघुराम अय्यर जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ओरा। ठीक है, ओरा। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा ओरा। ठीक है, ठीक है, ओरा। ठीक है, ओ से ओलंपिक एसोसिएशन और आर ए से रघुराम अय्यर। ठीक है, रघुराम अय्यर। ठीक है, रघुराम अय्यर। ठीक है, रघुराम अय्यर। ठीक है, ऐसे कुछ करके थोड़ा सा टेक्निक लगा के याद कर लेंगे, क्योंकि इतना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ओरा याद रखिएगा, ओरा। ठीक है, ओलंपिक ओरा। ठीक है, ओ से ओलंपिक एसोसिएशन और आर ए से रघुराम अय्यर साहब। ठीक है, आर ए देखिए रघुराम अय्यर। ठीक है, और ओ से ओरा। ठीक है, ओ से ओलंपिक एसोसिएशन और आर ए से रघुराम और अय्यर। ठीक है, ओरा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं छोटी सी ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अब नए करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैस्कट वीरा मांगाई इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो मैस्कट है, जो शुभांकर है वीरा मांगाई, उसका क्या औचित्य है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इट इज़ द सिंबल ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ इन तमिलनाडु, वीरा मांगाई। सेकेंड ऑप्शन है ऑनरिंग एन इंडियन क्वीन हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। थर्ड ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स, और लास्ट ऑप्शन है फेमस स्पोर्ट्स वुमेन्स
स्पोर्ट वुमेन्स ट्रिब्यूट, ठीक है। इन चारों में से जो शुभांकर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वीरा मांगाई, वो क्या चीज़ से रिलेट करता है या उसका औचित्य क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑनरिंग एन इंडियन क्वीन हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो वीरा मांगाई जो है ये किसको ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, तो वीरा मांगाई पेज ट्रिब्यूट टू रानी वेलु नाचियार, ठीक है। रानी वेलु नाचियार को ये ट्रिब्यूट है विच सिंबलाइजेज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वीरा मांगाई जो है इट पेज ट्रिब्यूट टू रानी वेलु नाचियार, ठीक है। मतलब ये इंडियन क्वीन थी जिन्होंने भारत कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो है मोर्चा निकाला था, इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और लड़ा था, ठीक है। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मैस्कट वीरा मांगाई को चूज़ किया गया है, ठीक है। किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में, ठीक है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हम लोग सारी चीज़ें टेबुलर फॉर्म में अगली वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप ध्यान दीजिए कि जो मैस्कट है वीरा मांगाई है, ठीक है। पहले तो आपको ये देखना है कि मैस्कट क्या है, तो मैस्कट है वीरा मांगाई, ठीक है। वीरा मांगाई और किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है इंडियन क्वीन से जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ठीक है। वीरा मांगाई पेज ट्रिब्यूट टू रानी वेलु नाचियार, ठीक है। वेलु नाचियार जो तमिलनाडु की रानी थी, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उन्हीं को ये समर्पित है वीरा मांगाई, ठीक है। उन्हीं को ये समर्पित है वीरा मांगाई, शुभांकर या मैस्कट, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। तो ये 13th एडिशन है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खेला जा रहा है, ठीक है। कौन सा एडिशन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है। इनॉग्रेट किया गया है, उद्घाटन किया गया है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा। कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में ये खेला जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या है इसमें डायमेंशन है, सबसे पहले डायमेंशन है कौन सा एडिशन है, तो 13th एडिशन है। कहाँ पे हो रहा है, तो चेन्नई तमिलनाडु में ये खेला जाएगा, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में ये खेला जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं, तो 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आएंगे, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि 26 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन है, ठीक है। 26 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन है, मतलब 26 स्पोर्ट्स जो हैं 13th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेले जाएंगे ठीक है। 26 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन जो है इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। 13th एडिशन 26 गेम्स, ठीक है। 13 दूनी 26, ठीक है। 13 2 ज़ा 24, ठीक है। 13 2 ज़ा 26, ठीक है। 13 2 ज़ा 26, तो याद रखिएगा उसके दुगने जो हैं 26 गेम्स हैं, ठीक है। 26 गेम्स है, इसके दुगने एडिशन के दुगने, एडिशन कितना है, 13th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और उसके दुगने 26 जो है स्पोर्टिंग डिसिप्लिन है, ठीक है। स्पोर्टिंग डिसिप्लिन है, तो हम लोग ने ये भी देख लिया, ठीक है। अब ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं अभी जिसके मद्देनज़र ये खेला जा रहा है, तो पेरिस ओलंपिक्स होंगे अभी 2024 में, उसके बाद लॉस एंजल्स ओलंपिक्स होंगे 2028 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स कब है, इसी साल 2023 में, और लॉस एंजल्स जो अगला ओलंपिक्स होगा वो लॉस एंजल्स में होगा 2028 में, ठीक है। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कितने हैं, तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं 8, ठीक है। 8 ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, बाकी सब मॉडर्न स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। मैस्कट क्या है, मैस्कट के बारे में हम लोग ने बात की थी, वीरा मांगाई है, ठीक है। वीरा मांगाई, ठीक है, विच पेज ट्रिब्यूट टू रानी वेलु नाचियार सिंबलाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये मैस्कट है, ठीक है। ये मैस्कट है, ये वेलु नाचियार है, क्वीन वेलु नाचियार है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा मैस्कट जो है वो वीरा मांगाई है, ठीक है। स्पोर्टिंग डिसिप्लिन हम लोग ने देख ही लिया, 26 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन है, ठीक है। और डेमो स्पोर्ट किसका है, तो सिलाबम का डेमो स्पोर्ट है, ठीक है। आप बताइए सिलाबम कहाँ का स्पोर्ट है, ठीक है। सिलाबम कहाँ का स्पोर्ट है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं सारी चीज़ें, इसको हम इरेज कर देते हैं, एक बार डिलीट कर देते हैं ताकि चीज़ें एक बार फिर से क्लियर हो जाए, ठीक है। डायमेंशंस देखते चलिएगा, जो जो हम आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबल क्वेश्चंस यहीं से फॉर्म होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि कौन सा इवेंट खेला जा रहा है, कौन सा नंबर का एडिशन है ये, तो ये 13th एडिशन है, ठीक है। 13th एडिशन है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है। 13 × 2 कितना होता है, 26, तो उतने ही गेम्स हैं, ठीक है। उतने ही गेम्स खेले जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे 26 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन, ठीक है। हम लोग ने ये देख लिया, ठीक है, एडिशन देख लिया, गेम्स देख लिए कितने हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में होस्ट किया जा रहा है, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में होस्ट किया जा रहा है। और ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स किसको फोकस कर रहे हैं, तो
पेरिस 2024 को, पेरिस 2024 ओलंपिक्स को और लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक्स को ये फोकस करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कितने हैं? ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं 8। ठीक है, 8 ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, मैस्कट क्या है? मैस्कट है वीरा मांगाई, जो कि ट्रिब्यूट देता है, समर्पित है रानी वेलु नाचियार को, विच सिंबलाइजेज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे स्पोर्टिंग डिसिप्लिन देखी ली 26 स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, और आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि सिलंबम कहाँ का स्पोर्ट है। ठीक है, और कौन सा स्पोर्ट है। ठीक है, कहाँ का स्पोर्ट है और ये कौन सा स्पोर्ट है, सिलंबम। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये सारे डायमेंशंस आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो आपके सामने क्वेश्चन है जो कि स्पोर्ट्स बेस्ड है। आपको बताना है हु वन द आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। ठीक है, आईसीसी ने किसको विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है। ठीक है, आपको पता होगा आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ रिलीज करते हैं। ठीक है, हर मंथ ये पब्लिश किया जाता है। तो आपको बताना है दिसंबर मंथ की जो वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ है वो किसको अवार्ड मिला है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, सेकंड ऑप्शन है मिताली राज, थर्ड ऑप्शन है दीप्ति शर्मा और लास्ट ऑप्शन है एलिस पेरी। ठीक है, इन चारों में से किसको विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा को। ठीक है, दीप्ति शर्मा जो इंडियन क्रिकेटर है, इंडियन विमेन क्रिकेटर हैं, उनको और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस साहब को क्या मिला है, आईसीसी मेंस एंड विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मेंस प्लेयर कौन है, तो पैट कमिंस है, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी है इनकी। और विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है, तो वो दीप्ति शर्मा है जो इंडिया से आती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस साहब और इंडिया की दीप्ति शर्मा जी को आईसीसी ने मेंस और विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा है। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इंडिया से याद रखना है दीप्ति शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के हैं पैट कमिंस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं पैट कमिंस। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन 150 T20 इंटरनेशनल्स। ठीक है, 150 T20 इंटरनेशनल्स खेलने वाले कौन से पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन मेल प्लेयर हैं वो जिन्होंने 150 T20 इंटरनेशनल्स खेल के एक रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है विराट कोहली, सेकंड ऑप्शन है रोहित शर्मा, थर्ड ऑप्शन है MS धोनी और लास्ट ऑप्शन है शिखर धवन। ठीक है, 150 T20 इंटरनेशनल्स खेलने वाले वो पहले कौन से खिलाड़ी बने हैं, आपको उनका नाम बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा साहब जो हैं उन्होंने 150 इंटरनेशनल्स T20 इंटरनेशनल्स खेल के एक रिकॉर्ड रचा है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा 150 T20 इंटरनेशनल्स खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, फर्स्ट मेल प्लेयर बने हैं। ठीक है, ये कारनामा उन्होंने किसके खिलाफ रचा है, तो ये कारनामा उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ रचा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज हो रही है। ठीक है, तो अभी हाल ही में अफगानिस्तान से मैच हुआ था, जिसको खेलने के बाद रोहित शर्मा जो है 150 T20 इंटरनेशनल्स खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा रोहित शर्मा है। ठीक है, और ये भी देखिएगा कि किसके खिलाफ बना है ये रिकॉर्ड, तो ये रिकॉर्ड बना है अफगानिस्तान के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो है पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के, जिन्होंने 134 इंटरनेशनल्स खेले T20 इंटरनेशनल्स। और थर्ड पे हैं जॉर्ज डॉकरेल। ठीक है, ये भी आयरलैंड से हैं, जिन्होंने 128 T20 अपीयरेंसेस किए हैं, T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा रोहित शर्मा 150 T20 इंटरनेशनल्स खेलने वाले पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, और ये कारनामा उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ रचा है। और दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं आयरलैंड के ही खिलाड़ी, दूसरे नंबर पे हैं पॉल स्टिरलिंग जिन्होंने 134 मैच खेले हैं, और थर्ड नंबर पे हैं जॉर्ज डॉकरेल जिन्होंने 128 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा रोहित शर्मा साहब है, अफगानिस्तान के खिलाफ ये रिकॉर्ड बना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 5 सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल्स। ठीक है, तो आपको बताना है T20 इंटरनेशनल्स में 5 शतक जड़ने वाले वो कौन से बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 5 सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल्स। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, सेकेंड ऑप्शन है ग्लेन मैक्सवेल, थर्ड ऑप्शन है रोहित शर्मा और लास्ट ऑप्शन है विराट कोहली। ठीक है, तो इन चारों में से वो कौन से पहले बैट्समैन बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 5 सेंचुरीज जड़ी हैं, 5 शतक मारे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा ने। ठीक है, रोहित शर्मा ने
एक कारनामा रचा है। क्या कारनामा रचा है इन्होंने? तो इन्होंने T20 इंटरनेशनल में 5 सेंचुरीज जो है लगाई हैं, स्कोर की हैं 5 सेंचुरीज, ठीक है। तो और ये पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं दुनिया के, पहले ऐसे बैट्समैन बने हैं दुनिया के जिन्होंने 5 सेंचुरीज स्कोर की है T20 इंटरनेशनल्स में, ठीक है। इससे पहले सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल ने 4-4 सेंचुरीज लगाई थी T20 इंटरनेशनल्स में, ठीक है। अब रोहित शर्मा टॉप पोजीशन पे आ गए हैं विद 5 2020 इंटरनेशनल्स सेंचुरीज, ठीक है। तो रोहित शर्मा पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 5 सेंचुरीज स्कोर की है T20 इंटरनेशनल्स में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रोहित शर्मा। और सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो सेकंड पोजीशन में है सूर्य कुमार यादव एंड ग्लेन मैक्सवेल विद 4 सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है। और ये कारनामा उन्होंने किस देश के खिलाफ रचा है? तो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ ये कारनामा जो है 5 सेंचुरीज स्कोर की है। 5th सेंचुरी अपनी उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ स्कोर की थी जब बेंगलुरु में मैच हुआ था 17 जनवरी को, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में मैच हुआ था अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसमें रोहित शर्मा ने शतक जड़ के स्कोर करके सेंचुरी स्कोर करके 5 सेंचुरीज स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं T20 इंटरनेशनल्स में, ठीक है। अभी हम लोग ने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 50 T20 इंटरनेशनल्स खेला है, ठीक है। ये भी इनका अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया था, रिकॉर्ड सेट किया था, जहाँ पे इन्होंने ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने 50 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, ठीक है। 50 T20 इंटरनेशनल्स खेलने वाले ये ऐसे पहले खिलाड़ी बने थे रोहित शर्मा साहब। ये कारनामा भी, ये रिकॉर्ड भी इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया था और 5th सेंचुरी भी इन्होंने अफगानिस्तान के मैच के खिलाफ लगाई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रोहित शर्मा जो है वो 5 सेंचुरीज बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं T20 इंटरनेशनल्स में। सेकंड पोजीशन पे है सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल विद 4 सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम लोग ने सारे डायमेंशन देख लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट ICC अपॉइंटेड फीमेल न्यूट्रल अंपायर फॉर अ बायलैटरल सीरीज, ठीक है। तो द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC ने किसको पहली बार नियुक्त किया है महिला न्यूट्रल अंपायर के तौर पे, ठीक है। तो महिला न्यूट्रल अंपायर के तौर पे ICC ने किसको अपॉइंट किया है एक द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है अंजलि राय इंडिया से, क्या ये है पहली न्यूट्रल अंपायर? सेकंड ऑप्शन है स्यू रेडफर्न, इंग्लैंड से है ये। थर्ड ऑप्शन है शनेल ब्राउन, वेस्ट इंडीज़ की हैं। और लास्ट ऑप्शन है एहसान रजा, पाकिस्तान, ठीक है। तो इन चारों में से ICC ने किसको अपॉइंट किया है, ICC ने किसको नियुक्त किया है एज फीमेल न्यूट्रल अंपायर फॉर बायलैटरल सीरीज, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सू रेडफर्न को, ठीक है। तो ICC ने अपॉइंट किया है सू रेडफर्न, जो कि इंग्लैंड से आती हैं, एज अ फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर, ठीक है, टू ऑफिशिएट इन बायलैटरल सीरीज, ठीक है। तो बायलैटरल द्विपक्षीय श्रृंखला जो किसके किसके बीच होगी, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो द्विपक्षीय श्रृंखला होगी उसमें ICC ने नियुक्त किया है सू रेडफर्न को, ठीक है। सू रेडफर्न को ये नियुक्त किया गया है कि वो ऑफिशिएट करें एज फीमेल न्यूट्रल अंपायर, ठीक है। फीमेल न्यूट्रल अंपायर के तौर पर सू रेडफर्न को नियुक्त किया गया है ICC से, किस सीरीज़ के लिए? तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो आपको सीरीज़ का भी नाम याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि कौन वो पहली फीमेल न्यूट्रल अंपायर बनी है, तो स्यू रेडफर्न बनी है, और ये कहाँ से आती हैं, तो ये इंग्लैंड से आती है, ठीक है। ये 3 डायमेंशन है इस पूरे इन्फॉर्मेशन के, आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है। सबसे पहले नाम है सू रेडफर्न, ठीक है, सू रेडफर्न, ठीक है, सू रेडफर्न, ठीक है। और ये कहाँ से आती है, इनकी नेशनैलिटी है इंग्लैंड से आती है, ये इंग्लैंड से आती हैं। और ये क्या बनी है, तो ये पहली न्यूट्रल अंपायर बनी है, ठीक है, फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर, ठीक है, फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर, ठीक है। न्यूट्रल अंपायर बनने वाली ये पहली महिला है, ठीक है, पहली महिला है जो कि न्यूट्रल अंपायर के तौर पे ऑफिशिएट करेंगी द्विपक्षीय श्रृंखला में बायलैटरल सीरीज किसके बीच, तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच ये जो है ऑफिशिएट करेंगी एज फीमेल न्यूट्रल अंपायर, ठीक है। कौन? सू रेडफर्न, ठीक है, सू रेडफर्न, ठीक है। और ये कहाँ से आती हैं, तो ये आती हैं इंग्लैंड से, ठीक है, ये आती हैं इंग्लैंड से, ठीक है साथियों। आशा करते हैं सारे डायमेंशन यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे कुछ बातें हैं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप से रिलेटेड, जो कि इंडोनेशिया जकार्ता में हुई है, ठीक है। जहाँ इस एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जो जो क्वालिफाई किए हैं वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है, ओलंपिक्स 2024 के लिए। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओलंपिक्स 2024 कहाँ पे खेला जाएगा, ठीक है, उसका वेन्यू क्या है ओलंपिक 2024 का।
ठीक है। तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो है ये क्वालिफायर चैंपियनशिप था, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोमिनेंट मेडल्स हैं जिनको इंडियंस ने जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे योगेश सिंह जो है उन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, योगेश सिंह जो है उन्होंने गोल्ड जीता है कौन से इवेंट में, तो मेंस 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में। ठीक है, 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में योगेश सिंह ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। ध्यान दीजिएगा, सेंटर फायर पिस्टल में किसने गोल्ड जीता है, तो योगेश सिंह ने ये गोल्ड जीता है। ठीक है, और इन्हीं की बदौलत जो है टीम ने, इंडिया टीम ने भी गोल्ड जीत लिया है मेंस 25 सेंटर फायर पिस्टल में। ठीक है, तो सेंटर फायर पिस्टल में योगेश सिंह गोल्ड जीत के एक इतिहास रचने में कामयाब रहे हैं। ठीक है, मेंस 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में। ठीक है, मेंस 25 सेंटर फायर पिस्टल के इवेंट में योगेश सिंह ने गोल्ड जीता है। ठीक है, फिर शॉर्ट गन क्वालिफायर्स में देख लेते हैं। तो शॉर्ट गन क्वालिफायर्स में ब्रोंज जीता है इंडिया के लक्ष्य ने। ठीक है, इंडिया के लक्ष्य ने ब्रोंज मेडल हासिल किया है शॉर्ट गन क्वालिफायर्स में। ठीक है, यहाँ पे सेंटर फायर पिस्टल थी जिसमें योगेश सिंह साहब ने गोल्ड जीता था। यहाँ पे शॉर्ट गन क्वालिफायर्स है जिसको क्वालिफाई किया है लक्ष्य ने विद ब्रोंज मेडल। ठीक है, इनको ब्रोंज मेडल मिला है। ठीक है, आपको ये नहीं याद रखना है किसको गोल्ड मिला है यहाँ पे, बस आपको ये याद रखना है जो भी इंडियन सेंट्रिक स्पोर्ट्समैन है उनके बारे में आपको देखना है। ठीक है, तो लक्ष्य ने ब्रोंज किस इवेंट में हासिल किया है, तो शॉटगन क्वालिफायर्स में ये उन्होंने ये हासिल किया है। ठीक है, और योगेश सिंह साहब ने कौन से इवेंट में हासिल किया है, तो योगेश सिंह ने सेंटर फायर पिस्टल 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में गोल्ड हासिल किया है। ठीक है, गोल्ड स्कोर किया है। ठीक है, लक्ष्य ने ब्रोंज स्कोर किया है और योगेश सिंह ने गोल्ड स्कोर किया है। ठीक है, और अब नेक्स्ट इवेंट जो है वो है विमेंस ट्रैप टीम सिल्वर। ठीक है, विमेंस ट्रैप टीम। ठीक है, तो विमेंस ट्रैप टीम ने सिल्वर जीता है। ठीक है, विमेंस ट्रैप टीम ने सिल्वर जीता है। ठीक है, इसमें कौन कौन थी, इसमें श्रेयसी सिंह थी, मनीषा कीर थी और भव्या त्रिपाठी थी। ठीक है, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है किसमें, विमेंस ट्रैप टीम में। ठीक है, विमेंस ट्रैप टीम में सिल्वर मेडल हासिल किया है इंडिया ने। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ताकि एक बार फिर से चीज़ें हम लोग देख लें कि कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि प्रोमिनेंट है और उन्होंने कौन कौन से गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सारी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं यहाँ पे। तो मेंस 25 सेंटर फायर पिस्टल में योगेश सिंह ने गोल्ड जीता है। ठीक है, मेंस 25 सेंटर फायर पिस्टल में योगेश सिंह ने गोल्ड जीता है। शॉर्ट गन क्वालिफायर्स में ब्रोंज लाया है किसने, लक्ष्य ने। ठीक है, लक्ष्य ने जीता है ब्रोंज मेडल किसमें, शॉर्ट गन क्वालिफायर्स में। और विमेंस ट्रैप टीम ने जीता है सिल्वर। ठीक है, विमेंस ट्रैप टीम में कौन कौन थी, तो श्रेयसी सिंह थी, मनीषा कीर थी और भव्या त्रिपाठी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने 3 इवेंट्स देखे जिसमें इंडिया ने गोल्ड हासिल किया, सिल्वर हासिल किया और ब्रोंज हासिल किया है। ठीक है, गोल्ड किस में आया है, गोल्ड आया है सेंटर फायर पिस्टल में। किसने लाया है, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है, तो योगेश सिंह है। ठीक है, शॉर्ट गन क्वालिफायर्स में कौन सा मेडल आया है, तो शॉर्ट गन क्वालिफायर्स में ब्रोंज आया है। इसको किसने हासिल किया है, तो लक्ष्य ने हासिल किया है। ठीक है, सिल्वर किस में आया है, तो सिल्वर आया है विमेंस ट्रैप टीम में। ठीक है, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थी, तो इसमें श्रेयसी सिंह, मनीषा कीर और भव्या त्रिपाठी इन्वॉल्व थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में ये हुई है। ठीक है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, ये क्वालिफायर भी थी इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे पूरी फीफा की लिस्ट है। फीफा जानते हैं ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो फीफा की लिस्ट है जहाँ पे फुटबॉल खिलाड़ियों को, बोथ मेन एंड वीमेन को क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है 2023 का। तो आपको एक बार लिस्ट देख लेनी है, हालांकि याद नहीं रखना है, पर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है, तो लायनल मेसी को मिला है। ठीक है, लायनल मेसी को मिला है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, एम से मेसी और एम से मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, एम से मेसी और एम से ही लायनल मेसी और एम से ही मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो इनको बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, विमेन प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया है, तो इटाना बोनमती को। ठीक है, इटाना बोनमती को दिया गया है। ठीक है, इटाना बोनमती को क्या दिया गया है, जो है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और ये कौन सी टीम से आती हैं, तो ये स्पेन से आती हैं। ठीक है, ये कहाँ से आती हैं, ये स्पेन से आती हैं, स्पेनिश नेशनल टीम की ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको बेस्ट फीफा विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, विमेन किसको दिया गया है, तो विमेन दिया गया है मती को। ठीक है, विमेन हम लोग क्या होती है ना, श्रीमती जी। ठीक है, श्रीमती होती है, जो हमारे यहाँ विमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको रिस्पेक्ट से, आदर भाव से श्रीमती बोला जाता है। ठीक है, तो मती वाला जो सफिक्स है,
ठीक है। ये जो मति है श्रीमती, श्री किसके लिए यूज़ होता है, श्री मेल के लिए, मति किसके लिए यूज़ होता है, तो मति यूज़ होता है फीमेल के लिए, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड या मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, मति को, मतलब बॉनमती को, ठीक है। बॉनमती, एटाना बॉनमती, कहाँ की है ये, तो ये स्पेन की है, ठीक है। ये कहाँ की है, स्पेन की है, ठीक है। मेंस कोच ऑफ द ईयर पेप गुर्डियोला, ठीक है, ये इतना नहीं याद रखना है। विमेंस कोच ऑफ द ईयर सरीना विंगमैन, ठीक है। मेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर एडरसन, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये मेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर और विमेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर आप देख सकते हैं, ठीक है। मेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर कौन है, तो एडरसन है। ये कहाँ से आते हैं, ये ब्राज़ील से आते हैं, ठीक है, ब्राज़ील से आते हैं ये, ठीक है। इनको बेस्ट मेंस गोल कीपर का अवार्ड मिला है। और विमेंस गोल कीपर का अवार्ड किसको मिला है, मैरी इयर्ब्स को, ठीक है, मैरी इयर्ब्स को, ठीक है, मैरी इयर्ब्स को, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, ठीक है। इनको बेस्ट विमेन गोल कीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लीजिएगा फीफा फेयर प्ले अवार्ड, ठीक है। तो ब्राजील की जो टीम है उसको फीफा फेयर प्ले ऑफ द अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कैसे याद रखेंगे, एम से मेंस और एम से ही मेसी, ठीक है, तो मेसी को मिला है। विमेंस प्लेयर श्रीमती जी, ठीक है, मती से बॉनमती, एताना बॉनमती, ठीक है। मेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर एडरसन और विमेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर मैरी अब्स, ठीक है। साथियों थोड़ा सा जुकाम है हमको, तो थोड़ा सा बेयर करिएगा, ठीक है। इस कष्ट के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन अब पढ़ाना है पढ़ना है तो ये सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि फीफा फेयर प्ले ऑफ द अवार्ड, फीफा फेयर प्ले अवार्ड किस कंट्री को मिला है, किस नेशनल टीम को मिला है, तो ब्राज़ील की नेशनल टीम को मिला है, ठीक है। ब्राज़ील की नेशनल टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है, ठीक है। ज़्यादा चांसेस है कि आपसे यही पूछा जाएगा, क्योंकि ये सिंगल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, जहाँ पे आपसे डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है कि फीफा ने फेयर प्ले अवार्ड किस नेशनल टीम को दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्राज़ील को दिया है, ठीक है। बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट था हमने आपको बता दिया, मेंस प्लेयर, विमेंस प्लेयर, मेंस गोलकीपर, विमेंस गोलकीपर और फीफा फेयर प्ले अवार्ड, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों अभी हम लोग ने कल या परसों वाले करंट अफेयर्स में देखा था, आईसीसी ने अनाउंस की थी मेंस और विमेन टी20 टीम। तो हम लोग ने देखा था कि कौन कौन इंडियन प्लेयर्स उस मेंस टी20 की टीम में और कौन इंडियन विमेन प्लेयर्स टी20 की टीम में शामिल हुई थी, ठीक है। तो अगर आपने वाली लिस्ट नहीं देखी है तो आप वाली लिस्ट जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें सामने आई हैं तो हम लोग देखते हैं। तो आईसीसी ने मेंस की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर अनाउंस की है, जिसमें 2 प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को, ठीक है। रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को इंक्लूड किया गया है आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, सॉरी माफ कीजिएगा। टेस्ट टीम में दो प्लेयर्स इंडिया के इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन, ठीक है। अब यहाँ पे है विमेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, ठीक है। आईसीसी की विमेंस ओडीआई टीम में एक भी इंडियन प्लेयर नहीं है, ठीक है, एक भी इंडियन प्लेयर नहीं है विमेन ओडीआई टीम में, ठीक है। और मेंस ओडीआई टीम में काफ़ी इंडियन प्लेयर्स हैं, देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा जो है इसको कैप्टन करेंगे मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर बाय आईसीसी, ठीक है। इसमें शुभमन गिल है, इसमें विराट कोहली है, इसमें मोहम्मद सिराज है, इसमें कुलदीप यादव है और इसमें मोहम्मद शमी है, ठीक है। तो 6 प्लेयर्स इंडिया से इंक्लूड किए गए हैं ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में, ठीक है। विमेन ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में एक भी इंडियन नहीं है और टेस्ट टीम में 2 इंडियंस हैं, कौन कौन, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन, ठीक है साथियों। यहाँ पे लिस्ट है पूरी बीसीसीआई नमन अवार्ड्स की, ठीक है। बीसीसीआई नमन अवार्ड जो देता है हर साल, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर किसको मिला है, तो शुभमन गिल को मिला है बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। बेस्ट विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर किसको मिला है, तो दीप्ति शर्मा जी को मिला है, ठीक है। ये बेस्ट विमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर एक्नॉलेज की गई हैं, ठीक है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 लोग को मिला है, किसको किसको, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को, ठीक है। रवि शास्त्री जो थे ऑलराउंडर थे और कोच थे इंडिया के थोड़े टाइम पहले, और फारूक इंजीनियर जो थे वो इंडियन विकेट कीपर थे, ठीक है, और बैट्समैन थे, ठीक है। तो इन दोनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को, ठीक है। और जगमोहन डालमिया ट्रॉफी जो कि मिलती है बेस्ट वुमेन क्रिकेटर जूनियर डोमेस्टिक, ठीक है, जूनियर क्रिकेटर को ये दी जाती है, ठीक है। तो ये काशवी गौतम को दी गई है, ठीक है, काशवी गौतम को ये दी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये काशवी गौतम को दी गई है बेस्ट वुमेन क्रिकेटर जूनियर डोमेस्टिक कैटेगरी में, ठीक है, जूनियर डोमेस्टिक कैटेगरी में, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, शुभमन गिल बेस्ट इंटरनेशनल मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, दीप्ति शर्मा बेस्ट विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर, रवि शास्त्री एंड फारूक इंजीनियर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और काशवी गौतम जूनियर डोमेस्टिक बेस्ट विमेन क्रिकेटर, ठीक है।
यहाँ पे स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है हु आर द ओपोनेंट्स ऑफ इंडियन पेयर इन ब्रोंज मेडल मैच इन एशिया शॉटगन चैंपियनशिप 2024। ठीक है, एशिया शॉटगन चैंपियनशिप 2024 के मैच में इंडियन पेयर के सामने कौन विपक्ष था, आपको ये बताना है। ठीक है, किसके खिलाफ जो है ब्रोंज मेडल मैच खेला गया था एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने किसके खिलाफ ब्रोंज मेडल मैच खेला था एशिया शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है चाइना, सेकंड ऑप्शन है कुवैत, थर्ड ऑप्शन है कजाकिस्तान और लास्ट ऑप्शन है बहरीन। ठीक है, इन चारों में से कौन सी कंट्री जो थी वो ओपोनेंट थी एशिया शॉटगन चैंपियनशिप में इंडिया के खिलाफ। ठीक है, तो जो कि एक ब्रोंज मेडल मैच था। ठीक है, किसने ब्रोंज मतलब इंडिया ने ब्रोंज जीता है, पर वो किसके खिलाफ जीता है आपको ये बताना है, किसमें, एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है आपके सामने और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुवैत। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं, जल्दी से हम लोग टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। तो इवेंट जो था वो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 था। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये कुवैत सिटी में ही हुआ था। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा, ये कुवैत सिटी में हुआ था। इंडिया ने क्या जीता है, तो इंडिया ने ब्रोंज मेडल जीता है। कौन से में, स्कीट टीम इवेंट में। ठीक है, मिक्स्ड स्कीट टीम इवेंट में ये जो है मेडल आया है। कौन सा आया है, तो ब्रोंज मेडल आया है। कौन कौन एथलीट थे, तो राइजा ढिलन और गुरजात सिंह खंगूरा। ठीक है, गुरजात सिंह खंगूरा और राइजा ढिलन जो है इंडियन एथलीट्स थी। ठीक है, जिन्होंने मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है मिक्स्ड स्कीट टीम इवेंट में। ठीक है, और ओपोनेंट कौन थे, तो ओपोनेंट के कुवैत के थे अब्दुल्ला अल रशीदी और ईमान अल शमा। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि कुवैत जो था, कुवैत था ओपोनेंट इंडियन ब्रोंज मेडल मैच में एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में। ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, और गोल्ड मेडल किसने जीता है, गोल्ड मेडल चाइना ने जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल कजाकिस्तान ने जीता है और थर्ड नंबर पे हमारा प्यारा भारत रहा है। ठीक है, हो सकता है आपसे यही पूछ लें कि एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में, एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में इंडिया का क्या स्थान रहा है, तो इंडिया का स्थान रहा है थर्ड। ठीक है, इंडिया का स्थान रहा है थर्ड। पहले पे थे चाइना, सेकंड पे थे कजाकिस्तान, थर्ड पे थे इंडिया। और इंडिया ने किसको हराया है, इंडिया ने हराया है कुवैत को। ठीक है, इंडिया ने हराया है कुवैत को। ठीक है, कौन से इवेंट में, तो मिक्स्ड स्कीम इवेंट में। ठीक है, मिक्स्ड स्कीम इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, Who was the opponent of Tai Tzu Ying in Indian Open 2024 Women Singles Final। ठीक है, इंडियन ओपन विमेन सिंगल्स फाइनल में टाई जू यिंग के ओपोनेंट कौन थी, आपको ये बताना है। ठीक है, बस ऐसा पासिंग इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं फ्रेम होना चाहिए क्योंकि इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट बहुत कम है। बस ये कॉन्टेक्स्ट है कि ये इंडिया में हुआ है, इसलिए ये जो है न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है विमेन सिंगल फाइनल्स में, ठीक है, इंडियन ओपन के विमेन सिंगल्स फाइनल में ताई जू यिंग के खिलाफ किसने जो है खेला था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं साइना नेहवाल, सेकंड ऑप्शन है पीवी सिंधु, थर्ड ऑप्शन है शेन यू फी और लास्ट ऑप्शन है रेचनॉक इंटोनन। ठीक है, इन चारों में से किसने विमेन सिंगल्स फाइनल में, इंडियन ओपन के विमेन सिंगल फाइनल्स में टाई जू यिंग के खिलाफ खेला था। ठीक है, तो इसका सही आंसर, अगर आप सोच रहे हैं पीवी सिंधु है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शेन यू फाई ने। ठीक है, शेन यू फाई जो है इनके खिलाफ खेली थी। ठीक है, इंडियन ओपन 2024 हुआ था, इंडियन ओपन 2024। ठीक है, जिसमें ताई जू यिंग जीत गई हैं। ये चाइनीज़ तैपेई की हैं। ठीक है, चाइनीज़ तैपेई की हैं और उनके अगेंस्ट थे उनके अगेंस्ट थी चेन यू फे। ठीक है, जो कि चाइना की है। ठीक है, तो एक बार आप बस नाम याद रखिएगा, ताई चेन। ठीक है, ताई और चेन। ठीक है, ताई और चेन। ठीक है, दोनों ही चाइनीज़ मतलब चाइनीज़ तैपेई की हैं एक, और एक चाइना की है। ठीक है, कहाँ पे, इंडियन ओपन के वुमेन सिंगल्स फाइनल में। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज़ रिसीविंग द क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट नमन अवार्ड्स 2023। ठीक है, नमन अवार्ड्स 2023 में किसको क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलेगा नमन अवार्ड्स 2023 में, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है विराट कोहली, सेकेंड ऑप्शन है रोहित शर्मा, थर्ड ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह और लास्ट ऑप्शन है शुभमन गिल। ठीक है, इन चारों में से क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिलेगा नमन अवार्ड्स 2023 में, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शुभमन गिल को। ठीक है, तो शुभमन गिल को क्या मिलेगा, नमन अवार्ड्स दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक और अवार्ड दिया जाएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो वो एक्स कोच और एक्स प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम रवि शास्त्री साहब को जाएगा। ठीक है,
रवि शास्त्री साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा और शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 को मिलेगा। ठीक है, और ये कहाँ पे दिया जाएगा? ये हैदराबाद में दिया जाएगा। ठीक है, ये बीसीसीआई का अवार्ड है, जो नमन अवार्ड्स है ये बीसीसीआई का अवार्ड है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दो अवार्डीज हैं, कौन कौन? शुभमन गिल, ठीक है, उनको किसके लिए अवार्ड दिया जाएगा? तो उनको अवार्ड दिया जाएगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जाएगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा रवि शास्त्री जी को। ठीक है, याद रखिएगा, नमन अवार्ड्स कहाँ दिया जाएगा? हैदराबाद में दिया जाएगा। किसको किसको? शुभमन गिल को और रवि शास्त्री साहब को। ठीक है साथियों, ये बीसीसीआई का अवार्ड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि आईसीसी ने अभी अनाउंस किया है अपनी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर 2023 और विमेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से इंडियन प्लेयर्स टी20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेंस टी20 टीम देख लेते हैं। तो मेंस टी20 के जो कैप्टन होंगे वो सूर्य कुमार यादव होंगे इंडिया की तरफ से। ठीक है, और इंडिया की तरफ से दूसरे प्लेयर जो इंक्लूड किए गए हैं टी20 टीम ऑफ द ईयर में आईसीसी की तरफ से वो हैं यशस्वी जायसवाल। ठीक है, इसके बाद हैं रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह। ठीक है, तो 4 प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 4 प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है किसमें? आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर में। ठीक है, टी20 टीम ऑफ द ईयर में कितने इंडियंस इंक्लूड किए गए हैं? तो 4। कौन कौन? सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन होंगे टी20 टीम ऑफ द ईयर के, आईसीसी मेन टीम टी20 टीम ऑफ द ईयर के। ठीक है, इसके बाद है यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह। ठीक है, बाकी आपको नहीं देखना है, आपको बस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि इंडिया के कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिसको आईसीसी ने इंक्लूड किया है मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने मेंस टीम का देख लिया, यहाँ पे हम लोग वुमेन्स टीम का देख लेते हैं। ठीक है, तो वुमेन्स टीम में सिर्फ एक ही इंडियन को इंक्लूड किया गया है, दीप्ति शर्मा को। ठीक है, दीप्ति शर्मा को इंक्लूड किया गया है वुमेन्स टी20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में। ठीक है, किसको? दीप्ति शर्मा को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दीप्ति शर्मा को इंक्लूड किया गया है आईसीसी वुमेन्स टी20 टीम ऑफ द ईयर में। ठीक है, वुमेन्स टी20 टीम ऑफ द ईयर में सिर्फ दीप्ति शर्मा है और मेंस टी20 में 4 इंडियंस हैं। ठीक है, 4 इंडियंस हैं, कौन कौन से? तो सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन भी होंगे। ठीक है, उसके बाद है यशस्वी जायसवाल, फिर है रवि बिश्नोई और फिर है अर्शदीप सिंह। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग कुछ बातें स्पोर्ट्स सेक्शन से देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है इस समय की ये है कि रोहन बोपन्ना जो इंडियन टेनिस प्लेयर हैं वो नंबर वन डबल्स रैंकिंग में आ गए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 का स्थान करने वाले रोहन बोपन्ना जो है ओल्डेस्ट व्यक्ति बने हैं, सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं जिनकी उम्र है 43 ईयर्स। ठीक है, तो 43 ईयर्स में नंबर 1 की रैंकिंग हासिल करने वाले इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना पहले ऐसे इंसान बने हैं जो इतनी उम्र दराज में मतलब 43 इयर्स की एज में नंबर 1 की रैंकिंग उन्हें हासिल हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा रोहन बोपन्ना को नंबर 1 रैंकिंग हासिल हुई है एंड ही इज़ द ओल्डेस्ट नंबर 1 टू होल्ड दिस रैंकिंग। ठीक है, तो सबसे उम्र दराज जो खिलाड़ी हैं जो कि नंबर 1 की रैंकिंग पे है मेंस डबल्स रैंकिंग में टेनिस में, वो रोहन बोपन्ना की है। ठीक है, इन्होंने कब यह रैंकिंग हासिल की थी? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद ये रैंकिंग हासिल की है। ठीक है, और इनके पार्टनर कौन थे क्वार्टर फाइनल में? तो इनके पार्टनर थे मैथ्यू ईबडेन। ठीक है, तो इन्होंने ये जो नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद की है। ठीक है, क्योंकि ये 43 ईयर्स के हैं इसलिए ये एक अचीवमेंट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले जो ये इतनी उम्र दराज में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले जो खिलाड़ी थे वो थे अमेरिकन टेनिस प्लेयर माइक ब्रायन। ठीक है, अमेरिका के टेनिस प्लेयर थे माइक ब्रायन जिन्होंने 41 साल की उम्र में 41 ईयर्स ऑफ एज में उन्होंने नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की थी। ठीक है, अब कौन बन गए हैं? तो अब रोहन बोपन्ना बन गए हैं नंबर 1 मेंस डबल रैंकिंग्स में। ठीक है, डबल्स रैंकिंग है, याद रखिएगा, सिंगल नहीं है, डबल्स रैंकिंग है। और इनके साथ कौन है? तो इनके साथ है मैथ्यू ईबडेन। इन लोग ने कब हासिल की थी ये रैंकिंग? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद। ठीक है, क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद इन्होंने ये रैंकिंग हासिल की है। और रोहन बोपन्ना को रोहन बोपन्ना ने किसको सरपास किया है? तो अमेरिकन टेनिस प्लेयर माइक ब्रायन को सरपास किया है जो कि 41 ईयर्स की एज में नंबर 1 टाइटल जीता था, नंबर 1 रैंकिंग पे थे मेंस डबल रैंकिंग्स में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले याद रखिएगा टेनिस की रैंकिंग है ये। ठीक है, टेनिस की रैंकिंग है, किसने नंबर 1 हासिल किया है रैंक? तो रोहन बोपन्ना ने। ठीक है, रोहन बोपन्ना ने किसके साथ? मैथ्यू एबरडीन के साथ। ठीक है, मैथ्यू एबरडीन के साथ।
ठीक है, मैथ्यू एवरडीन के साथ। ठीक है, कब हासिल की थी ये? तो ये क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद, क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद। किसका क्वार्टर फाइनल? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्वार्टर फाइनल। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्वार्टर फाइनल। ठीक है, और इन्होंने किसको सरपास किया है? तो माइक ब्रायन साहब को सरपास किया है, जो कि 41 ईयर्स की एज में क्या किए थे? नंबर 1 रैंकिंग हासिल किए थे। ठीक है, माइक ब्रायन जो यूएस से आते हैं। ठीक है, और रोहन बोपन्ना की एज क्या है? 43 है, जब उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है, मेंस डबल्स रैंकिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट इमर्ज्ड एज ओवरऑल चैंपियन एट फर्स्ट एवर बीच गेम्स 2024 होस्टेड इन दीव। ठीक है, दीव में जो बीच गेम्स 2024 हुए थे उसमें विजेता बन के कौन उभरे हैं, कौन सा राज्य विजेता के रूप में सामने आया है, आपको ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट एवर बीच गेम्स है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बीच गेम्स कहाँ हो रहे हैं पहले तो ये ध्यान देना है, तो ये दीव में हो रहा है। ठीक है, दीव में ये हो रहे हैं। ठीक है, दीव में हो रहे हैं। अब आपको ये बताना है बीच गेम्स 2024 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, आपको बताना है विच स्टेट इमर्ज्ड एज ओवरऑल चैंपियन एट फर्स्ट एवर बीच गेम्स 2024 होस्टेड इन दीव। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु और लास्ट ऑप्शन है उत्तराखंड। ठीक है, इनमें से कौन बीच गेम्स 2024 का विनर रहा है, आपको ये बताना था, और आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी टेबल दी हुई है, और ये जो बीच गेम्स हुए थे ये कौन से बीच पे हुए थे? तो ये घोघला बीच पे हुए थे। ठीक है, घोघला बीच पे हुए थे। घोघला बीच कहाँ है? घोघला बीच दीव में है। ठीक है, और यहाँ पे पूरी पॉइंट्स टेबल है, आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे है, फर्स्ट पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे है तमिलनाडु। ठीक है, तो याद रखिएगा एमपी जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, किसमें? बीच गेम्स 2024 में। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? बीच, बीच याद रखते हैं ना, बीच, बीच मतलब क्या होता है? बीच, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ये बीच हुआ। ठीक है, बीच। ठीक है, बीच मतलब होता है मध्य। ठीक है, मध्य से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे। ठीक है, बीच में मतलब होता है मध्य में होता है। ठीक है, बीच में मतलब होता है मध्य, तो मध्य से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश जो है बीच गेम्स 2024 में नंबर 1 पे है। ठीक है, और सेकंड पे कौन सा है? सेकंड पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे है तमिलनाडु। ठीक है, इतना आपको पॉइंट्स टेबल हमको नहीं लगता इतना पूछा जाएगा, पर फिर भी आपकी सहूलियत के लिए, आपकी जानकारी के लिए टॉप 3 जो है लगा दिया गया है आपके टेबुलर फॉर्म में, ताकि आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करने में कोई भी कठिनाई ना हो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही सिर्फ आपकी आंखों के सामने गुजर जाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है वो बीच में आए हैं। ठीक है, बीच मतलब मध्य प्रदेश, तो बीच गेम्स में जो जीता है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ये घोघला बीच दीव में हुआ है। ठीक है, घोघला बीच दीव में ये हुआ था, होस्ट किया गया था। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट इज रमेश बाबू प्रगनंदास फाइड लाइव रेटिंग फॉलोइंग हिज हिस्टोरिक विक्ट्री अगेंस्ट डिंग लिरेन ड्यूरिंग 2024 टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। ठीक है, तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट के बाद रमेश बाबू प्रगनंदा की फाइड लाइव रेटिंग क्या थी, और इसमें क्या हुआ था? इसमें उन्होंने चाइना के डिंग लेरेन को हराया था। ठीक है, तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जीतने के बाद रमेश बाबू प्रगनंदा की लाइव रेटिंग क्या थी, आपको ये बताना है। अभी हम लोग जब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे, तब हम लोग समझ पाएंगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग को ये बताना है कि रमेश बाबू प्रगनंदा की फाइड लाइव रेटिंग क्या रही है आफ्टर टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2748.0, सेकेंड ऑप्शन है 2748.3, थर्ड ऑप्शन है 2749 और लास्ट ऑप्शन है 2747.5। ठीक है, तो फाइड लाइव रेटिंग रमेश बाबू प्रगनंदा की कितनी थी टाटा स्टील चैंपियनशिप टूर्नामेंट जीतने के बाद, आपको ये बताना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2748.3। ठीक है, 2748.3 इनकी फाइड लाइव रेटिंग थी। ठीक है, ये क्यों बताया गया है, ये क्यों पूछा गया है आपसे? तो इसलिए पूछा गया है क्योंकि इस रेटिंग के बाद से वो इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हो गए हैं, और किसको पिछाड़ा है, किसको सरपास किया है? तो लेजेंडरी विश्वनाथ आनंद साहब को। ठीक है, आप जानते हैं विश्वनाथ आनंद जो है इंडिया के चेस प्लेयर थे। ठीक है, एस चेस प्लेयर है, और उनकी जो रेटिंग थी, उनकी रेटिंग थी 2748। ठीक है, 2748 रेटिंग थी, जिसकी वजह से वो इंडिया के टॉप मोस्ट चेस प्लेयर थे। पर अब जो है प्रगनंदा साहब हो गए हैं, रमेश बाबू प्रगनंदा साहब, जो कि 18 साल के हैं मात्र, उन्होंने लाइव रेटिंग प्राप्त की है 2748.3 की। ठीक है, तो 0.3 की रेट मतलब मार्जिन हासिल करते हुए वो आगे निकल गए हैं विश्वनाथन आनंद से। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ थी, इसके लिए ये रेटिंग आपसे पूछी गई थी कि आपको कम से कम इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, इतने डायमेंशंस पता होना चाहिए कि अगर रेटिंग बढ़ रही है, घट रही है, तो कितनी बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि रमेश बाबू प्रगनंदा की जो रेटिंग थी वो 2748.3 हो गई
थी, जिसकी वजह से उन्होंने विश्वनाथन आनंद साहब को सरपास किया था। और विश्वनाथन आनंद साहब की कितनी रेटिंग थी, 5 लाइव रेटिंग, तो उनकी थी 2748। ठीक है, अब यहाँ पे टाटा स्टील चेस कॉम्पिटिशन की बात कर लेते हैं। तो टाटा स्टील चेस कॉम्पिटिशन में क्या हुआ है, रमेश बाबू साहब है जो रमेश बाबू प्रगनंदा, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डिंग लेरेन को हराकर ये खिताब जीत लिया। ठीक है, डिंग लेरेन जो चाइना से आते हैं, उनको ये खिताब हरा के चेस में जीत लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रमेश बाबू प्रगनंदा बहुत ही चर्चित नाम है और डेफिनेटली ये आपसे एग्जाम में पूछा जाना है। ठीक है, तो ये पहले आप याद रखिएगा, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये खेल से संबंधित है चेस से। ठीक है, चेस से ये संबंधित है। ठीक है, चेस से ये संबंधित है रमेश बाबू प्रगनंदा। ठीक है, रमेश बाबू प्रगनंदा, और ये चेन्नई से आते हैं। ठीक है, और टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में इन्होंने किसको हराया है, तो डिंग लेरेन को हराया है, जो कि चाइना से आते हैं। ठीक है, इसी जीत के बाद जो है रमेश बाबू प्रगनंदा की जो रेटिंग हो गई थी, वो सरपास कर गई थी विश्वनाथन आनंद साहब की रेटिंग की। ठीक है, और उनकी रेटिंग कितनी थी, तो रमेश बाबू प्रगनंदा की रेटिंग थी 2748.3 और विश्वनाथन आनंद साहब की कितनी थी, तो 2748। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यहाँ पे सारे डायमेंशन समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।